Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are discussing the first chapter of class 10th history, the rise of nationalism in Europe. So इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म होता क्या है. सो नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ प्राइड, इज अ सेंस ऑफ ऑनर, थिंकिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ योर नेशन. नेशन वो एक जगह है जिसमें एक कम्युनिटी ऑफ पीपल रहते हैं. दे हैव अ सेम हिस्ट्री, सेम डिसेंडेंसी, सेम एंसेस्टरी एंड सेम एथनिसिटी. सो कैसे ये नेशनलिज्म यूरोप में स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद जो मॉडर्न स्टेट थे वो कैसे नेशन स्टेट बने, उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे. और कैसे ये जो नेशनलिज्म फैला यूरोप में, जो स्टार्ट हुआ फ्रांस के साथ, फिर इटली, फिर जर्मनी एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप, ब्रिटेन, कैसे स्प्रेड हुआ, and then how it helped all the other parts of the world to get this feeling of nationalism inside them. So let's start the chapter. The first picture that you see here is a picture painted by Frédéric Soré in 1848. After the French Revolution in 1789, he painted this, and in this picture, as you can see, people are marching towards with their respective flags. Here you can see the statue of a female figure, which is a symbol of freedom, having a torch in her hand and a charter of rights. That is representation of the constitutional rights that we have. Here you can see the God himself saying the word fraternity. Fraternity means brotherhood, and all the angels are just protecting these people. Here you can see in this picture the broken pieces of crown, and they depict the डाउनफॉल ऑफ द मोनार्की. मतलब मोनार्की किंग सिस्टम को तबाह करना ये दिखाता है इसमें. और ये फ्लैग्स हमें दिखाते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक क्या बन गया है, वो नेशन में डिवाइड हो चुका है और डेमोक्रेटिक बन गया है, जहाँ पे इंसान के पास राइट्स हैं, उसके पास फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, और एक सोसाइटी जनरेट हुई है. सो दिस वॉज अ ड्रीम एंड इट वॉज ए इमेजिनेशन ऑफ द पेंटर फ्रेडरिक सोरे इन 1848. Who would have imagined that his imagination today became true? And इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे फ्रेडरिक सोरे ने पेंटिंग बनाई, अपनी इमेजिनेशन एक तरीके से कैनवस पर उतारी, तो वैसे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म कैसे एक तरीके से बढ़कर यूरोप में आया और पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल चेंज करके रख दिया. जिसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि जो मॉडर्न स्टेट होते थे, मॉडर्न स्टेट वो वाले स्टेट होते थे जिसमें किंग रूल करता था, सेंट्रल पावर उसकी होती थी और सब लोग उसके अंडर होते थे, वो चेंज हो गए नेशन स्टेट में. अब इसका मीनिंग क्या है? मॉडर्न स्टेट ऐसे स्टेट थे जो एक टेरिटोरियल स्टेट था, जो एक किंग के अंडर आता था. वहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी कॉमन डायलेक्ट नहीं होती थी, वो एक जैसे बोलते नहीं थे, उनका कोई कॉमन कल्चर नहीं होता था, कोई सेम हिस्ट्री नहीं होती थी. जो नेशन स्टेट होते हैं वो ऐसे स्टेट होते हैं जहां नेशनल फीलिंग हो, कॉमन हिस्ट्री हो, या फिर कोई कल्चरली बॉन्डेड ऐसी कोई चीज़ हो जिससे लोग जुड़े हुए हों. तो ये कैसे चेंज आया? अब मॉडर्न स्टेट तो बहुत पहले से चले आ रहे थे यूरोप में, और ये ऐसे स्टेट थे जहां पर लोग एक जैसे नहीं थे, अलग अलग प्रकार के थे, डाइवर्सिटी थी, कॉमननेस नहीं ढूंढ पा रहे थे. लेकिन लिबरल नेशनलिस्ट लोगों की मदद से, जो लीडर्स थे, कॉमन पीपल की मदद से एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आया और उन्होंने एक आइडिया स्प्रेड किया कि हमको नेशन स्टेट, हमको नेशनलिस्ट बनना है. कैसे? एक शेयर्ड कॉमन कल्चर, एक शेयर्ड एथनिसिटी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो जोड़ती हो लोगों को, वो चेंज आया जिससे किंग से डिपेंड नहीं होना पड़ता था उनको. सिर्फ किंग के अंडर होना ही एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं रह गई थी. उनकी कॉमन आइडेंटिटी उनका पास्ट, उनका कल्चर, उनका पूर्वज, उनकी एंसेस्टरी, ये सब था. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो डाइवर्स मॉडर्न स्टेट्स हैं, कैसे ये मिलकर नेशन स्टेट्स बने और कैसे उनमें नेशनलिज्म फैला थ्रू आउट द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. सो मूविंग ऑन टू द चैप्टर, द फर्स्ट हेडिंग इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. तो आइडिया नेशन का आया कहाँ से? इट केम ऑल from the revolution that happened in 1789. 1789 में फ्रांस में ऐसा रेवोल्यूशन आ गया जिसने मोनार्की को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया, destroyed the monarchy and the Bourbon dynasty was thrown away from its throne. and जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन की पहचान था, जिससे सॉवरेनिटी जो मोनार्की से थी वो लोगों के हाथों में आ गई.
The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. तो आगे जो नेशन की डेस्टिनी है, उसका भविष्य है, वो लोगों के हाथ में था. तो आइडिया था लापात्रे, फादरलैंड का, लीसिटियन, सिटीजनशिप का. उससे पहले फ्रांस में सिर्फ मोनार्की चलती थी, लोग राजा के बंदी बने रहते थे, उनके अंडर काम करते थे. नो सेंस ऑफ लिबर्टी, नो सेंस ऑफ नेशनलिज्म वॉज देयर. बट आफ्टर दिस रिमूवल ऑफ द मोनार्की, लापात्रे मतलब कि हमारा जो ज़मीन है ये हमारे पिता समान है, हम लोग इसके सिटीजन हैं, और ये चीज़ इंजॉय करी. इक्वल राइट सबको दिए गए. एक कम्युनिटी में जोश आया दैट वी हैव इक्वल राइट एंड वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव अ फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर फ्लैग, जिसमें हर एक कलर का एक मीनिंग था. रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को हटा दिया गया. नेशनल असेंबली स्टैब्लिश हुई और नई नई हाइम्स कंपोज हुई, गाने बनाए गए, वॉर के गाने बनाए गए. जो मार्टियर्स हुए थे रेवोल्यूशन के टाइम 1789 में, उनको कमेमोरेट किया गया, उनको याद किया गया, और यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए सारे सिटीजन्स के लिए विद इन इट्स टेरिटरी. एक सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जिससे कंट्री को आसानी से चलाया जा सके. इंटरनल ड्यूटीज, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ट्रेड में टैक्स देना पड़ता था, उसको हटा दिया गया. और वेट मेजर्स जो होते थे अलग अलग, उसको यूनिफॉर्म करा गया. जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जगह जगह बोलियां जो बोली जाती थी अलग अलग विलेजेस में, दे वर नेग्लेक्टेड एंड वन सिंगल लैंग्वेज, दैट इज द फ्रेंच लैंग्वेज, was adopted by the people of France. When the news of the events in France reached the different cities of the Europe, student and other members of the educated middle class began setting up Jacobin clubs. Jacobin clubs बनाए गए जिसमें यंग जनरेशन, यंग माइंड, जिनको लिबर्टी, फ्रीडम चाहिए थी, वो उनके मेंबर्स बने. और फ्रांस ने और कंट्रीज को मोटिवेट किया. हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड. हॉलैंड आज का नेदरलैंड्स है. बेल्जियम, जिसको आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के, ब्रुसेल्स जिसकी कैपिटल है. स्विट्जरलैंड और इटली. 1790s तक ये जो स्प्रेड हो गया था नेशनलिज्म वहां तक. विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर, द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. बट जो फ्रेंच नेशनल असेंबली थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और नेपोलियन ने ओवरटेक कर लिया फ्रांस को एज अ डिक्टेटर. लेकिन नेपोलियन ने वॉर तो करी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे जिसने फ्रांस को एकदम बदल के रख दिया. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles. तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई थी फ्रांस की नेपोलियन के आने से, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड थी वहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स करे गए. सिविल कोड ऑफ 1804 लगाया गया, जो नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं. राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करा गया और इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया गया. सबको आज़ादी दी गई, इक्वल लॉ दिया गया सब लोगों को, कोई भी प्रिविलेज किसी को बर्थ पे नहीं मिलेगी. और दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. फ्रांस के कंट्रोल में जितने भी एरियाज थे सबको ये पहुंचाया गया. इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया अलग अलग जगह, ताकि जो भी काम होता है, वर्क हो सकता है, वो प्रॉपरली किया जा सके. फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया. जो लेबर सिस्टम होता है जिसमें बॉन्डेड लेबर, एक जो लैंडलॉर्ड होता है वो पेजेंट्स को अपने से बांध के रखता है और उसे छोड़ता नहीं है, आजीवन उसको परेशान करता है, उससे काम करवाता है बिना पैसे के, उसको हटाया गया. सर्फडम अबॉलिश करा गया. ये सब चीज़ें करी गई. टाउन्स में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करा गया. गिल्ड जो होता है वो ट्रेड ग्रुप होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह पे 3-4 मर्चेंट्स ही अपना सामान बेचते थे और बाकी मर्चेंट्स, जो नए मर्चेंट्स थे, उनको मार्केट में बेचने की परमिशन नहीं दी जाती थी. लेकिन अब जो गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटा दिया गया नेपोलियन के आने के बाद, और ट्रेड इंप्रूव हुआ. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ. जो पेजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वर्कर्स थे, न्यू बिजनेसमैन थे, वो इंजॉय करने लगे इस फ्रीडम को. जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उनको भी रियलाइज हुआ कि ये यूनिफॉर्म लॉज जो है बहुत अच्छे हैं. लेकिन कुछ कुछ एरियाज जो नेपोलियन ने कॉन्कर करे थे, वहां पर जो पॉपुलेशन थी वो फ्रेंच कंट्रोल या फ्रेंच रूल से अभी भी ठीक नहीं थी, अभी भी पूरी तरीके से सहमत नहीं थी. कुछ प्लेसेस थी हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में, एज वेल एज इन द सर्टन सिटीज लाइक ब्रसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी. मतलब कि जब ये लॉज नेपोलियन ने बनाए गए तो उससे पहले जो ये सब लोग थे मिलान में रहने वाले, मिलान इज इन इटली, वॉर्सो, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड इज नीदरलैंड्स जो अभी है,
वो सब। ये जो था, ये फ्रेंच आर्मी के जब आई और नेपोलियन कोड लगा तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि जो उनके राजा थे, जो उनके मोनार्क्स थे, उनको फ्रीडम नहीं देते थे। बट धीरे धीरे उनको पता लगा कि ये चीज़ जो नेपोलियन कर रहा है ये तो ठीक है, बट वो ऐसी कुछ चीज़ें कर रहा है जो उनके फ्रीडम को रोक रही है, जैसे टैक्सेशन बढ़ा देना, सेंसरशिप कर देना, कोई नेपोलियन के खिलाफ नहीं बोल सकता था, ठीक है। और ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट कराए जाते थे फ्रेंच आर्मीज़ में वहाँ के यंग जनरेशन के, जो बिल्कुल पसंद नहीं था वहाँ के लोगों को। The making of nationalism in Europe. So we have talked about France. We have talked about the scenario what happened in France, the removal of the Bourbon dynasty, then instating of the National Assembly, then removal of that also, Napoleon again capturing France and working as a dictator. Now we will talk about how nationalism was established in Europe with stages. But before that, I want to make sure that you also know and understand where is Europe and what are the dynasties and the countries we are talking about, because most of the students are not aware with the European countries. This is the map of Europe from the 1700s. यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यूरोप है वो कंट्री वाइज नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है, यहाँ बस टेरिटोरियल कंट्रोल्स हैं मोनार्की का। फ्रांस भी आप देखते सकते हैं, इट्स अंडर दी बर्बन डायनेस्टी। फिर अगर मैं इटली देखता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख लो, इटली नहीं था, अलग अलग थे, सरदानिया, सिलिसिया, नेपल्स, और ये मॉडर्न डे इटली है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, आपका ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जिसे हैम्सबर्ग मोनार्की कंट्रोल कर रही थी, जिसे आप जर्मनी, आज का जर्मनी मानते हैं। वहाँ देखिए अलग अलग हैं, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, ये अलग अलग मोनार्कीज़ हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वेनिस जो यहाँ पे दिख रहा है रेड में, ये अलग मोनार्की कंट्रोल करती है। फिर माइनर जर्मन स्टेट हैं वाइट में, और होली रोमन एम्पायर जिसे आप कह सकते हैं, ये किस में है, ये आपको लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे था। और वी स्टडी अबाउट नेशनलिज्म इन यूरोप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मैप ऑफ यूरोप। जो करंट मैप है यूरोप का, ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, स्पेन, पोर्चुगल, स्पेन कैपिटल इज मैड्रिड, Portugal is Lisbon, France capital Paris, then we have England, United Kingdom जिसे हम कहते हैं कैपिटल लंदन, Ireland नॉट, इसे हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, कैपिटल डुबलिन, देन वी हैव बेल्जियम, ब्रसल्स, आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर इन पॉलिटिकल साइंस, ब्रसल्स है। फिर नीदरलैंड्स जिसे हॉलैंड कहते हैं हम, और इसकी कैपिटल है आम्स्टरडैम। देन वी हैव जर्मनी, कैपिटल बर्लिन, वी हैव चेक रिपब्लिक, कैपिटल प्राग, then we have Slovak, Bratislava, Austria, Vienna, Hungary, Budapest, then we have Croatia, Zagreb, then we have Slovenia, then we have Serbia, Romania, Bulgaria, Macedonia, Greece, Turkey, Ukraine, Belarus capital is Minsk, Poland, Warsaw, Latvia, Lithuania, then we have Russia, Estonia, Scotland, Norway, Finland. So this is Europe. This is Europe in 2020. All the nation states are here. So when we compare this map to the map in the 1700s, we see only the kingdoms, not the nation states. अब जो मैंने आपको मैप दिखाए थे, 1700 का मैप दिखाया था, और फिर मैंने 2020 का मैप दिखाया था इस साल का, उसमें जो जर्मनी थी, इटली थी, स्विट्ज़रलैंड था, वो कंट्रीज़ थे। बट 1700s में जब नेशनलिज्म की बात चल रही थी, या मिड 18th सेंचुरी की मैं बात करूं, तब ये किंगडम्स हुआ करते थे छोटे छोटे। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के कंट्रोल में था, जहां पर जो लोग रहते थे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे। देयर वर डाइवर्सिटी, देयर वॉज अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग देम, देयर वॉज नो कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड और अ कॉमन कल्चर इन देम, और वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। मैंने आपको 1700 का मैप दिखाया था जिसमें ऑस्ट्रो हंगरी था, जिसको हैम्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था। वहाँ पर बहुत अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग रीजन्स में, एल्पाइन रीजन्स में लोग रहते थे, फिर बोहेमिया रीजन में लोग रहते थे जो जर्मन स्पीकर थे, और एक तरीके से इटालियन स्पीकर लोग भी रहते थे वहाँ पर। लोम्बार्डी एक जगह थी वहाँ पर। हंगरी में जो थी आधी पॉपुलेशन मग्यार लैंग्वेज बोला करती थी, और बाकी जो पॉपुलेशन थी वो अलग लैंग्वेज बोला करती थी। ऐसे ही जो गैलिसिया एक जगह थी, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी,
पोलिश बोलती थी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट्स, जो कि अमीर लोग होते हैं, वो पोलिश बोलते थे, जो पोलैंड की लैंग्वेज है। तो जो ग्रुप थे वहाँ पर इनके अलावा और अलग अलग ग्रुप्स थे जो कॉमन पेजेंट्स थे या फिर कोई काम करते थे और वो अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। तो इस सब को यूनिफाई करना, यूनिटी लाना इनमें और इनको प्रमोट करना एक तरीके से नेशनलिज्म इनमें बहुत ही मुश्किल काम था। जो सबसे कॉमन अलीजेंस था उनका, जो कॉमन आइडेंटिटी थी, वो सिर्फ ये थी कि वो एम्परर के अंडर आते थे। बट कैसे उनमें नेशनलिज्म आया, नेशन स्टेट की भावना आई, वी विल टॉक अबाउट इट। सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू। जय हिंद।